हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे छात्र हैं BLIS MLIS के या अन्य जो भी लोग जुड़े हैं, सभी लोगों को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये पुस्तक है MLIS 102 की। और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, MLIS 102 पर। और आज इस चर्चा का कारण ये है क्योंकि MLIS का पेपर जो है वो जो MLIS फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे वो जानते होंगे कि 27 तारीख को इनका पेपर है। तो इस उद्देश्य से आज ये वीडियो लेकर के हम आए हैं ताकि आप लोगों को कुछ लाभ मिल सके। और आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि MLIS 101 में जो है कि केवल एक दिन की ही क्लास हो पाई थी, और वो भी केवल हमको लगता है कि एक चैप्टर ही हो पाया था। उसको मैं कंप्लीट करूँगा जैसे ही आप लोग का ये हो जाएगा पूरा पेपर, उसके बाद मैं उसको कंप्लीट करके पूरा वीडियो डाल दूँगा। और मैंने पेपर देखा था MLIS 101 का। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, आप लोग बहुत आराम से कर लिए होंगे। मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि MLIS 101 पेपर आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। और पेपर में जो है कि टोटल आपके क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपके 10 थे, 10 करने थे। ऑप्शन में ये बड़ा अच्छा किया गया था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर में थोड़ा सा देखा था लेकिन मैं पेपर की फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि मैं जिनसे लेकर के पेपर देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनके पेपर की फ़ोटो खींच लूँगा तो मैं उनके ज़मीन की रजिस्ट्री करा लूँगा। कुछ इस तरह का भाव जो है कि उनके चेहरों पर था, इस वजह से मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया पेपर का। और कोई बात नहीं है, फिर पेपर मिल जाएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा MLIS का किस तरह से पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये MLIS में जो है क्या था कि जैसे क्वेश्चन 1 है ना, तो क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन तो था ही और साथ में और करके एक और क्वेश्चन दे दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे आपका शुरुआत में जो है, जो शुरुआत में था, तो जैसे लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न आपके थे 5 करने थे आपको, और लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन भी आपको 5 करने थे। ठीक है, और इन पांचों के साथ साथ एक एक ऑप्शन दिया गया था, यानी टोटल ये 10 क्वेश्चन हुए और 10 क्वेश्चन और उसमें ऑप्शन में थे, तो जिसको आप चाहें उसको कर सकते हैं। और पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सरल था। मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी MLIS 101 का पेपर दिया होगा, बहुत ही सुंदर पेपर आया था, और आशा करता हूँ कि MLIS 102 भी उसी प्रकार का पेपर आएगा। और इसमें शॉर्ट नोट लिखने को नहीं आया था। टोटल आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 70 नंबर का पेपर था। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपके 4-4 नंबर के थे। ठीक है, 4-4 नंबर के थे, और ये हो गए आपके 20 नंबर। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पास करने थे वो थे आपके 10-10 नंबर के, तो ये हो गए 50। तो ये हो गया आपका टोटल 50 और 20 70, और 30 नंबर का आपने असाइनमेंट जमा किया है। तो 70 में मैं जहाँ तक आशा करता हूँ ना कि जो जिन बच्चों ने भी एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं होगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा, सभी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होंगे ना, तो 60 प्लस रहेगा, इतना मैं जानता हूँ क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था। 60 प्लस रहेगा MLIS 101 में, और यहाँ पर आपको 25 प्लस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके कितने हो गए, 80 नंबर मान के चलिए, 80 85 82 83 आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि 75 के ऊपर ही रहना है MLIS 101 में। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले MLIS 102 की। और आज की क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि MLIS 102 आप लोगों के लिए पूरा वीडियो MLIS 102 पूरा आज इसको मैं कंप्लीट कर दूं। MLIS 102 ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन है। इसमें केवल आपको मैनेजमेंट के विषय में पढ़ना है कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, चाहे वो मैनेजमेंट किसी कंपनी का हो, किसी फर्म का हो, या फिर वो आपकी लाइब्रेरी का हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं आज इस पुस्तक में, और मैं चाहूँगा कि इसका पूरा पूरा इस पुस्तक का आज रिवीजन हम लोग एक तरीके से कर लिया जाए, ताकि कल वाले पेपर में, कल जो आपका पेपर है यानी कि
27 तारीख को, 27 जनवरी 2024 को जो आपका पेपर है MLS 102 का, उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ले सकें और वहाँ पर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, अपना आप लोग सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे MLS 102 में। तो आइए बिना देर के हुए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 MLS 102 ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के प्रबंधन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे MLS 102 है और क्या क्या इसमें पढ़ना है थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन, ये नाम है पेपर का। इकाई 1 में क्या है भाई, यूनिट 1 में प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन, उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन और ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन में इनका अनुप्रयोग, ठीक है। इकाई 2 आप देख लीजिए, प्रणाली विश्लेषण एवं अभिकल्प है। इकाई 3 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन तकनीकी। इकाई 4 है मानव संसाधन विकास और इकाई 5 है कार्मिक नियोजन। इकाई 6 यूनिट 6 में देखेंगे सहभागी प्रबंधन एवं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इकाई 7 है आपका सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन विपणन नियुक्तियाँ। यूनिट 8 में वित्तीय प्रबंधन है, बजट लेखाकरण एवं लेखा परीक्षण। और यूनिट 9 है लागत तकनीकी एवं लागत विश्लेषण। तो जहाँ तक मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो जितने भी चैप्टर हैं ये थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट को लेकर के हैं और ये सारे चैप्टर अगर किसी ने यहाँ पर किसी ने अगर बीकॉम किया होगा ना, ठीक है, या किसी ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की कोई बुक पढ़ी होगी तो उनके लिए काफ़ी ये सिंपल होगा पेपर, क्योंकि उसमें जो चीज़ें दी गई हैं ना सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैनेजमेंट जो आप पढ़ते हैं या तो MBA में या बीकॉम में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और उसी का कुछ कुछ भाग इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये MLS 102 को, ठीक है, MLS 102 को। आइए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की। यहाँ देखिए चैप्टर 1 में क्या है, आपको मैंने बता दिया था कि प्रबंधन के विषय में बताना है। और प्रबंधन क्या है भाई, देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पर केवल बात करूँगा। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के संगठनों संस्थानों में समान रूप से अपनाई जाती है, ठीक है। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित प्रक्रिया ही प्रबंधन है। ध्यान दीजिएगा, संस्था के उद्देश्यों को, कोई भी संस्था है अगर वो उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए जो सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन के बिना संगठन निरंकुश निरर्थक हो जाता है। प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुपालन से ही संगठन एवं कार्य में कुशलता एवं उपयोग में वृद्धि की जाती है। प्रबंधन के कार्य को नियोजित करने, आदेश देने, समन्वय करने, नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रबंधन में 4-5 चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले एक मिलेगा नियोजन शब्द मिलेगा, ठीक है, नियोजन मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको, नियोजन के बाद मिल जाएगा आपको समन्वयन करना, ठीक है, समन्वयन करना, आदेश देना, नियंत्रण करना, ये सब शब्द आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रबंधन से तात्पर्य क्या है भाई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन जो है अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। आप सब लोग जानते हैं कि प्रबंधन को मैनेजमेंट बोला जाता है। कर्मचारियों की कौशलपूर्ण युक्ति के साथ व्यवस्था करना ही क्या है, प्रबंधन है, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है, कर्मचारियों की कौशलपूर्ण युक्ति के साथ व्यवस्था करना, ठीक है। कोई भी प्रबंधक यानी कि जो आपके फर्म का या कंपनी का जो मालिक होता है, ठीक है, उसको जो है किस प्रकार से कर्मचारियों को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति करना है, सारा यही जो कार्य देखता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग क्या, प्रबंधन करना, ठीक है। यह एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। संकीर्ण अर्थ में देखिए, संकीर्ण अर्थ में अन्य व्यक्तियों से कार्य संपादित कराने की युक्ति ही क्या है, प्रबंधन है। और विस्तृत अर्थ में देखा जाए तो यह कला और विज्ञान दोनों है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से यह संबंध रखता है। इस अर्थ में प्रबंधन में शामिल नियोजन, हमने कहा था ना, समन्वयन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, ये सब शब्द आएंगे। ये सब यही शब्द इसमें शामिल होते हैं
किसी भी संगठन अथवा ग्रंथालय में अनेक व्यक्ति मिलकर एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। सभी संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों को यथाविधि संगठित, नियोजित, निर्देशित, समन्वित एवं नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना? संगठित, नियोजित, निर्देशित, समन्वित एवं नियंत्रित करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्रबंधन की परिभाषा देते हुए इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है? या इसका जो आपके इसका जो है कि ग्रंथालय में क्या उपयोग है, ये प्रश्न आ सकता है आपका, और ये लॉन्ग आंसर्स टाइप में क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? और इसको जो है प्रबंधन को ठीक ढंग से पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, प्रबंधन की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर थियो हेमन है, इन्होंने बताया 3 अर्थों में, एक प्रक्रिया के अर्थ में, विज्ञान के अर्थ में, और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के अर्थ में इन्होंने अपनी यहाँ पर बताई है प्रक्रिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्रबंधन की अगर परिभाषा दे रहे हैं तो प्रबंधन जो है अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अर्थ में हम उसको प्रबंधन बोलते हैं, अंग्रेजी में मैनेजमेंट है। और इसका जो है कि यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य रूप से इसका क्या इसको इस आधार पे सेट किस आधार पे किया जाता है? तो सबसे पहले प्रबंधन में किसी भी कार्य का या किसी भी चीज़ का संगठन करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। उसके बाद निर्देश दिया जाता है। उसके बाद समन्वयन होता है और नियंत्रण होता है। यही पूरा अगर आप इसको देख लेंगे तो यही प्रबंधन की परिभाषा बन जाती है। संगठन, नियोजन, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण। इन्हीं पांचों चीज़ों को अगर आप लेकर के चलते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये पूरी पुस्तक में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से प्रबंधन का अर्थ आप लोगों ने देख लिया, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर हम बताएंगे जो दी गई हैं। मुख्य मुख्य जो आपके ख्याति लब्ध विद्वान हैं उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है F.W. टेलर, उन्होंने कहा कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है एवं उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ठीक है? F.W. टेलर जी ने कहा है यहाँ पर कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है। ठीक है? हमको क्या करना है एवं उसे करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। उन्होंने यही कहा प्रबंधन के विषय में। प्रबंधन एक कला है, यह किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण है। इसमें कार्य संपादन के श्रेष्ठतम एवं सुलभ मार्ग की खोज की जाती है। तो एक तो प्रबंधन की परिभाषा में इसको जरूर आप लोग लिखिएगा, अगर आ जाता है प्रबंधन की परिभाषा लिखने के लिए F.W. टेलर जी की परिभाषा। इसके बाद यहाँ आ जाइए नीचे, यहाँ पर हेनरी फ्योल है, ये भी एक यहाँ पर प्रसिद्ध मैनेजमेंट का जो भी यहाँ पर दिया गया है उसमें इनका विशेष योगदान है, हेनरी फ्योल जी का। यहाँ पर देखिए, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, नियोजन करने, आदेश देने, समन्वय करने, नियंत्रण करने से है। ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जैसे नियोजन हो गया, नियंत्रण हो गया, आदेश देना, समन्वय करना और पूर्वानुमान लगाना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है? इन शब्दों को थोड़ा सा विस्तार से आप देख लीजिएगा। फ्यूल की यह परिभाषा प्रबंधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण के साथ पूर्वानुमान को सम्मिलित किया जाता है। यह परिभाषा अत्यंत ही सरल एवं सुस्पष्ट है। बात समझ में आ गई कि यह परिभाषा अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट है। आइए और आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर प्रबंधन का महत्व क्या है भाई। तो जॉर्ज आर टैरी के अनुसार यहाँ जिन जिन भी लेखकों का नाम या विद्वानों का नाम आ रहा है, इन्होंने जो भी लेखक या विद्वान आ रहे हैं, इन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज भी इनका नाम लिया जाता है। F.W. टेलर हो गए, हेनरी फ्योल हो गए, जॉर्ज आर टैरी हो गए। यहाँ पर देखिए जॉर्ज आर टैरी ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जॉर्ज आर टैरी, कोई भी उपक्रम बिना प्रभावी प्रबंधन के अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। कोई भी प्रबंधन बिना प्रभावी जो है कि कोई भी उपक्रम जो है बिना प्रभावी प्रबंधन के अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुत सीमा तक योग्य प्रबंधक पर निर्भर करती है। प्रबंधन विज्ञान का सभी क्षेत्रों में जहां पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, वहां पर अत्यंत ही इसका महत्व है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे हम लोग देख लेते हैं इसके महत्व पर सीधा चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो है कि
इसका ये महत्व है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, नीतियों के निर्धारण के लिए ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकाधिक लाभ, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मानव संसाधन का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का क्रियान्वयन, श्रम समस्याओं का उचित समाधान, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण में सहायक, राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है प्रबंधन का महत्व। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रबंधन को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इन सब चीज़ों को विस्तार से थोड़ा लिखिएगा, ठीक है ना। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। प्रबंधन के अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा हम क्या करते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस प्रकार से श्रमिकों की व्यवस्था करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार से समन्वयन किया जाता है, किस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंतर्गत आ जाएंगी। एक एक पॉइंट कम से कम ना 50-50, 100-100 शब्द आप लिखेंगे, तभी जा करके आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा होने वाला है। एक चीज़ और मैं ध्यान से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं ना, उसमें ऊपर लिखा रह रहा है कि 100 शब्द में ही लिखना है। मैं एक आपको बात बता दे रहा हूँ कि इसको ज़्यादा विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पेज लिख देना बहुत है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा समय आपने लिया तो 5 प्रश्न आपको लॉन्ग भी करने हैं, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन लॉन्ग में एक चीज़ अच्छी लगी कि उसमें भी ज़्यादा वर्ड नहीं है, 350 से 400, बस इतना ही में लिखना है आपको लॉन्ग। पहले क्या हुआ करता था कि 3 लॉन्ग आते थे, लेकिन उसमें क्या था, 700 से 800 शब्दों में लिखना होता था। ठीक है, 700 से 800 शब्दों में बहुत हो जाता है। यहाँ पर प्रबंध के स्तर की बात करेंगे हम लोग। आइए, किसी भी संगठन अथवा संस्था में अनेक स्तर होते हैं, स्वाभाविक है। प्रत्येक स्तर पर लोगों के प्रयासों को निर्देशित करने के लिए प्रबंधन से जुड़े अधिकारी होंगे। यह प्रबंधन के स्तर से तात्पर्य प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों प्रबंधन के वर्गीकरण, सुविधा एवं कार्य संपादन की दृष्टि से इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शीर्ष स्तरीय प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट। संगठन अथवा संस्था के शीर्ष स्थित प्रबंधन जो संस्था में संचालन, प्रबंधन और नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, सबसे ऊपर। ठीक है, शीर्ष स्तरीय क, टॉप मैनेजमेंट हो गया क। ठीक है, उसके बाद मध्य स्तरीय, उसके बाद क्या हो गया, मध्य स्तरीय, मिडिल मैनेजमेंट। अच्छा भाई, सबसे ऊपर वाले जो होते हैं वो योजना बनाना, निर्णय लेना, ये सब कार्य उनका होता है। अधिकारियों के साथ संबंध निर्वाह इसी तरह किया जाता है। इसमें जो है कि वरिष्ठ कार्यकारी प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाता है। मध्य में क्या होता है, इसमें पर्यवेक्षण स्तर के ऊपर किंतु शीघ्र प्रबंधन में नीचे का प्रबंधन मध्य प्रबंधन होता है और शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित योजनाओं एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने, विधियों तकनीकों का विकास एवं उन पर नियंत्रण करने के लिए इस स्तर के प्रबंधक जो है कि कार्य यहाँ पर करते हैं। इसके संगठन प्रबंधन एवं उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक सम्मिलित किए जाते हैं इसमें, इस पद पर। ठीक है, और तीसरा है आपका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, सुपरवाइजरी प्रबंधन का सबसे निम्न स्तर पर्यवेक्षणीय प्रबंधन होता है। दैनिक क्रियाकलापों का संपादन इस स्तर के प्रबंधन के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो होता है और कार्यों एवं परिणाम के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं ये लोग। ठीक है, सबसे ज़्यादा जोर इन्हीं के ऊपर पड़ता है और इन्हीं को अधिक कार्य करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर 3 प्रकार का प्रबंधन लिखा है, टॉप मैनेजमेंट सबसे पहला, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। और ये जब आप लिखेंगे ना इसको, तो लिखने के साथ साथ आप थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना करके कितना सुंदर तरीके से दिखा दिया गया कि सबसे निम्न प्रबंधन, मध्य स्तर का और शीर्ष प्रबंधन। इस जो ये डायग्राम बनाया गया, जो चित्र बनाया गया, इसको आप जरूर बनाइएगा अपनी कॉपी में। इससे परीक्षक के ऊपर थोड़ा सा आपको लेकर के अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छे नंबर आप पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जहाँ भी चित्र रहा करें ज़रूर उसको बनाया करिए। ठीक है, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक स्तर के प्रबंधन अलग अलग प्रबंधन क्षमता अथवा दक्षता की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, और साधारणतः प्रबंधक में 3 प्रकार के कौशल की अपेक्षा की जाती है। पहला तो तकनीकी, दूसरा मानव कौशल, तीसरा वैचारिक कौशल। ठीक है, 3 प्रकार के कौशल रहने चाहिए सभी प्रबंधकों में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रबंधन कार्य। ठीक है, प्रबंधन कार्य में क्या दिया गया है भाई, प्रबंधन कार्य यानी कि प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से प्रबंधन कार्यों की एक रूपता प्रदर्शित नहीं होती है। विभिन्न प्रबंधन
कार्य के संबंध में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे लेखक हैं, ढेर सारे विद्वान हैं, तो सभी अपना अलग अलग यहाँ पर बताए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पर केवल नियोजन नियोजन की बात की थी, नियोजन, संगठन, समन्वय, ठीक है, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण पर आप जो विचार कर देते हैं तो आप जो है कि बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रबंधन शास्त्र के पितामह हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय आदि निर्धारित किए थे। न्यूमैन एवं समन्वय 4 कार्य या नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की पहचान की। ठीक है, यहाँ पर देखिए लूथर गुलिक एवं एल वेरुक ने 7 प्रकार के यहाँ पर दिए। इनको पोस्टकार्ड कॉर्प बोला गया। प्रत्येक अक्षर से अलग अलग, जैसे नियोजन हो गया और संगठन हो गया, कर्मचारी व्यवस्था, निर्देशन, ये इन्होंने 7 बताए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अधिकतर विद्वान ने यहाँ पर 5 कार्यों की बात की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नियोजन, संगठन, ठीक है, निर्देशन, नियंत्रण और कर्मचारी व्यवस्था, ये जोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम नियोजन देख लेते हैं, नियोजन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, नियोजन यानी किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए पूर्व में योजना बना लेना श्रेयस्कर होता है। नियोजन के अंतर्गत हम पूर्व में ही इन बातों का निर्धारण कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। नियोजन की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। योजना का उद्देश्य जो संगठन के समग्र उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित हो। नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य चरण होता है। इसमें प्रबंधन कार्यों के लिए क्रियान्वयन में तार्किक ढंग से सहायक होते हैं। सभी स्तर के प्रबंधक इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका शुरुआत का सबसे प्रथम जो है कि नियोजन ही किया जाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए योजना बना लेना ही श्रेयस्कर होता है। नियोजन का मतलब क्या है? नियोजन, योजना बनाना, बस इसको यही आप समझ लीजिए। उसके बाद है आपका संगठन, संगठित करना। किसी भी संगठन में वहाँ की संगठनात्मक स्थिति की जो एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। यह प्रक्रिया जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों, संसाधनों, सामग्री, उपकरण आदि में औपचारिक संबंध स्थापित किया जाता है। प्रबंधन का कार्य ऐसी संगठनात्मक पद्धति का विकास करना होता है जिसमें समस्त कर्मचारियों की समन्वित अवस्था में सूत्रबद्ध किया जा सके, जिससे कार्य अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम संगठन बनाते हैं कर्मचारियों को इकट्ठा करके। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। संगठन के बाद अब हम आ गए हैं कहाँ पर? कर्मचारियों की व्यवस्था, स्टाफिंग करना। कर्मचारियों की व्यवस्था ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, भाई प्रबंधक को सभी कर्मचारियों की व्यवस्था करना पड़ता है जिससे कि कार्य को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से किया जा सके। ठीक है, कर्मचारी प्रबंधन का व्यवस्था प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। इसमें जो है कि मानव संसाधन योजना, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पुरस्कार, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन, प्रशंसा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि जो भी आप कर्मचारी रख रहे हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था करना। ठीक है, अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको क्या देना, उसको पुरस्कार प्रदान करना, उसको अभिप्रेरित करना अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। निर्देशन, निर्देशन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जिसके अभाव में प्रशासनिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सके। हर जगह निर्देशन आवश्यक है भाई। अगर आपके पेपर जब हो रहा है और पेपर टाइम में आपको ऊपर निर्देश ना दिए जाए कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको 100 शब्दों में लिखना है, इसको 300 शब्दों, तो आप क्या करेंगे? आप सब बेकार कर देंगे। तो इसीलिए हर जगह निर्देश की महत्ता हर जगह है। ठीक है, उसी प्रकार नियंत्रण है। तो प्रणाली पूर्ण रूप से नियंत्रण जो है कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। यह निर्देशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ठीक है, नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे दिशा निर्देशों से होता है जो गुणवत्ता एवं कार्य क्षेत्र में मानकों के अनुरूप कार्य संपादित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। मात्रा व गुणवत्ता के संदर्भ में उत्पादन संबंधी सूचनाओं को अपने वरिष्ठ प्रबंधकों को पहुंचाने की प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इस तरह स्पष्ट है कि निर्देशन एवं प्रतिवेदन दोनों नियंत्रण कार्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है नियंत्रण करना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नियंत्रण के बाद है भाई यहाँ पर देखिए अन्य प्रबंधकीय कार्य क्या क्या है भाई, जैसे समन्वयन करना। समन्वयन करना भाई, समन्वयन में क्या आ जाता है? समन्वयन में सभी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य माना जाता है। या 2 प्रकार से देखा जा सकता है, एक कर्मचारियों के बीच समन्वयन और दूसरा विभागों में समन्वयन करना। एक तो क्या हो गया कि सभी कर्मचारियों में समन्वयन करना, और दूसरा हो गया विभागों में। संचार हो गया भाई, सूचनाओं एवं विचारों को आदान प्रदान के लिए एक दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं का संप्रेषण, ये भी आवश्यक है भाई। अभिप्रेरण हो गया,
या निर्देश, अभिप्रेरण जो है, अभिप्रेरणा देना, मोटिवेशन देना, इसमें बेहतर परिणाम या सेवा के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। प्रतिवेदन या नियंत्रण वही बात है। बजट प्रस्तुतिकरण है भाई, यहाँ पर देखिए वित्तीय अर्थ में यहाँ पर ध्यान दिया जाइए, वित्तीय अर्थ में संसाधनों का नियोजन, संसाधनों को नियोजित आवंटित, ठीक है, संबंधित विवरण बजट कहलाता है। यह प्रायः आगामी वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है। अच्छा भाई, प्रबंधन के सिद्धांतों की यहाँ पर बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कार्य का विभाजन, जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है उसे वह कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये सब क्या है, प्रबंधन के सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। हेनरी फ्योल द्वारा 14 मुख्य सिद्धांत दिए गए। कार्य का विभाजन कर देना, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आदेश देने की शक्ति एवं क्रियान्वित कराने की शक्ति अधिकार में निहित होती है, ठीक है। अधिकार एवं शक्ति, अनुशासन की भी बात यहाँ पर आ गई है, अनुशासन भी ठीक होना चाहिए। आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, सामूहिक हितों के लिए वैयक्तिक हितों का समर्पण, पारिश्रमिक, ठीक है। 14 यहाँ पर प्रबंधन के, यहाँ पर हेनरी फ्योल द्वारा 14 प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। वहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन भी आ गया, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन आ गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक इनको माना जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, और इनके प्रबंधन संबंधी विचारों एवं शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रबंधन का पर्याय माना जाता है। इनका यह मानना था कि प्रबंधन का कार्य यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए तो उसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उत्पादन में कार्यकुशलता प्राप्त करने, लागत कम करने, लाभ बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए थे। अनेक प्रकार के जो इन्होंने प्रयोग किए थे यहाँ पर। और आप देखेंगे, ये देखिए, प्रशासन की समस्याओं के साथ आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रविधियों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंधन है। वैज्ञानिक प्रबंधन में कर्मचारियों एवं प्रबंधक दोनों पक्षों में आधुनिक प्रबंधन को कैसे किया जाए वो यहाँ पर बताया गया कि प्रबंधकीय कार्यों एवं समस्याओं में वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग एवं विश्लेषण। हर जगह इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए कहा। सारे प्रबंधकीय कार्यों में आर्थिक कुशलता पर ज़्यादा जोर दिया जाए। प्रणाली अभिगम प्रबंधन के सभी कार्यों में ध्यान देना और विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। इन्होंने हर जगह क्या किया, विज्ञान को यहाँ पर ला दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उपयोगिता महत्व के बाद, यहाँ पर उपयोगिता और महत्व दिया गया है, इसकी क्या उपयोगिता हुई और इसका क्या महत्व है। वैज्ञानिक विधियों उपकरणों द्वारा पाठक को उत्तम सेवा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग प्रबंधन एवं लाभार्थी दोनों का समय बचता है, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और विज्ञान का उपयोग इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट के अंतर इन्होंने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन है भाई, वो वैज्ञानिक प्रबंधन था, एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उसके जनक। यहाँ पर देखिए, प्रबंधन का अर्थ संगठन या संस्था के क्रियाकलापों को निपुणता के साथ संचालित करना, नियंत्रित करना एवं निर्देशित करने से होता है। प्रबंधक का कार्य संगठन के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित एवं निर्देशित करता है। और प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों में अन्य व्यक्तियों से कार्य संपादित करा लेने के लिए अनेक विकासशील धारणाओं एवं युक्तियों के लिए विकास यहाँ पर किया जाता है। संप्रेषण द्वारा प्रबंधन, प्रणाली द्वारा प्रबंधन और परिणाम द्वारा प्रबंधन। उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन, जैसा कि शब्द से आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी फर्म में कोई काम शुरू कर रहे हैं, कंपनी में कर रहे हैं, तो उसका कुछ उद्देश्य आपने रखा होगा ना कि हमको ये उद्देश्य पूरा करना है, ठीक है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, उद्देश्य आपने रखा होगा। तो वही है कि किस प्रकार से हम उस उद्देश्य तक पहुँचे और किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करें, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सहभागिता द्वारा प्रबंधन, अभिप्रेरणा द्वारा प्रबंधन, ठीक है, अपवाद द्वारा प्रबंधन, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो हम अभी बात कर रहे थे, संगठन के उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं, सभी को ज्ञात होते हैं। उद्देश्य को निर्धारण कर परिणाम प्राप्त किया जाता है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, प्रबंधन की प्रेरणा, और यहाँ पर देखेंगे प्राप्त लक्ष्यों का अधिसूचना। संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य का ज्ञान करा करके उसकी प्राप्ति हेतु सतत प्रयास। संगठन के उद्देश्यों में एक निश्चित अंतराल पर समीक्षा करना एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकास के चरण दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रंथालय में सूचना केंद्र और प्रबंधन सिद्धांत। यहाँ पर ग्रंथालय को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर सूचना केंद्र और प्रबंधन के सिद्धांत से। तो प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत जिनका उल्लेख इसके पूर्व किया गया। ग्रंथालय
एवं प्रबंधन को किसी न किसी रूप में निर्देशित किया गया। प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन, उद्देश्य प्रबंधन आदि ग्रंथालयों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित करते हैं। वर्तमान में प्रबंधन के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र के प्रबंधन के संदर्भ में अंतर वातावरण एवं उपक्रम को लेकर के है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्रंथालय के संदर्भ में ग्रंथालय ही प्रबंधक होता है। जो ग्रंथालय होता है वो प्रबंधक होता है। कर्मचारी द्वारा किए गए प्रयासों द्वारा निर्देशन, इसको जो है कि यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ग्रंथालय को जोड़ा जा रहा है प्रबंधन के कार्यों से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है प्रणाली विश्लेषण एवं अभिकल्पन। यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो पहला चैप्टर था ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आज के युग में सूचना प्रणाली का बहुत महत्व है। प्रबंधन सूचना प्रणाली किसी भी संस्था में अच्छे एवं लाभकारी निर्णय के लिए सहायक होती है। ठीक है ना, प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है सहायक होती है। किसी भी संगठन में समंको एवं सूचनाओं का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ग्रंथालय एवं सूचना प्रणाली। ग्रंथालय एवं सूचना प्रणाली में अनेक उप प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ अधिग्रहण, सूचीकरण, सामयिकी, नियंत्रण, आदान प्रदान, सूचना संग्रह एवं पुनर्प्राप्ति, प्रशासन, नियोजन आदि। ठीक है, हेज एवं ब्रेकर के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, आप लोग पुस्तक से पढ़िएगा। प्रणाली विश्लेषण क्या है, मुख्य बातों पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रणाली विश्लेषण तात्पर्य समझने के पश्चात प्रणाली विश्लेषण को समझना अत्यंत ही आवश्यक। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रणाली विश्लेषण के विषय में, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर देख लेते हैं। प्रणाली विश्लेषण, तो देखिए प्रणाली का तात्पर्य हम लोग ऊपर देख चुके हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे प्रणाली विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया अथवा संगठन के परीक्षण की एक औपचारिक प्रक्रिया है जो इसके घटकों तक सीमित कर देता है। ठीक है, प्रणाली अभिकल्पन के लिए इसका विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, विश्लेषण का कार्य तब शुरू किया जाता है जब प्रणाली को प्रभावी बनाने की आवश्यकता होती है, तब इसका विश्लेषण किया जाता है। प्रणाली विश्लेषण, यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताने का कोशिश करूँगा। प्रणाली विश्लेषण के चरण यहाँ पर दिए गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा। प्रणाली विश्लेषण के चरण अगर पूछे जाएँ तो क समस्या समाधान की दृष्टि से और नई प्रणाली के विकास की दृष्टि से, दो दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है। पहला समस्या समाधान के दृष्टि से, यहाँ पे देखिए समस्या की परिभाषा का निरूपण करना, वैकल्पिक समाधान, मॉडल का विकास। वैकल्पिक समाधान में लागत, संस्तुतियों की प्रस्तुति और चयनित समाधानों को लागू करना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसके 6 चरण हैं इस प्रकार से। उपभोक्ता विश्लेषण, समस्या की परिभाषा, समस्या समाधान। ध्यान से देखिए, इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, इसको अगर आप बना देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी इस तरह के डायग्राम दिए गए हैं ना, उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट ये भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, फ्लो चार्ट के विषय में पूछा जा सकता है। फ्लो चार्ट बनाने का अर्थ है ग्रंथालय प्रणाली तथा उप प्रणालियों के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं उनके आगे बढ़ने की दिशा के चित्रात्मक रूप में इसमें देखिए प्रस्तुति होती है फ्लो चार्ट में। इसमें डेटा का के उद्देश्य निर्धारण एवं डेटा संकलन के बाद किया जाता है। फ्लो चार्ट में उन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिनका वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट किस प्रकार से, फ्लो चार्ट का जो डाटा है किस किस में लिखा जाता है। ये देखिए निवेश हो गया, इसमें निर्णय, जो भी निर्णय की बात आएगी वो ये प्रक्रिया या कार्य के लिए यूज किया जाता है। अन्य पृष्ठों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये प्रलेख लिखने के लिए है। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया टर्मिनल। ठीक है, फ्लो चार्ट के निर्माण के लिए प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नियम दिए गए हैं। उपर्युक्त वर्णित फ्लो चार्ट की सार्वभौम भाषा का निर्माण करते हैं और इसको आवश्यक रूप से उपयोग में लाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के फ्लो चार्ट चाहे कुछ भी प्रस्तुत करते हैं, प्रारंभ एवं ठहराव को इंगित करने के लिए टर्मिनल का प्रयोग करना चाहिए। टर्मिनल, प्रारंभ में और लास्ट में टर्मिनल का प्रयोग। कार्य के आगे बढ़ने की सर्वदा दिशा होनी चाहिए और इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए दिशा वाला का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फ्लो चार्ट में प्रयुक्त संबंधित प्रतीकों का साथ हाँ अथवा नहीं को इंगित करने के लिए लाइन जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ बना करके दिखाया गया है। प्रारंभ में
प्रारंभ के लिए, प्रलेख के लिए, परीक्षण या आदेश फाइल के लिए, यहाँ पर सूचीकरण प्रविष्टि हाँ नहीं के लिए, ये लाइन जो अभी बात हो रही थी मिलाना है, ये मिलान के लिए प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरह से फ्लो चार्ट वाली प्रणाली है। मूल्यांकन क्या है भाई, मूल्यांकन देख लेते हैं। तो प्रणाली विश्लेषण का अंतिम बिंदु मूल्यांकन है। प्रणाली विश्लेषण का अंतिम बिंदु जो है मूल्यांकन है। और प्रणाली विश्लेषण के लिए प्रणाली का विश्लेषण कर उसका प्रतिवेदन तैयार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रतिवेदन में उसे नई प्रणाली का अभिकल्पन करने में सहायता मिलती है। अतः विश्लेषक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह प्रणाली तथा उप प्रणालियों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर ले। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रणाली अभिकल्पन, सिस्टम डिजाइन, ये पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा सा है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं अच्छे से। प्रणाली विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रणाली अभिकल्पन का कार्य किया जाता है। जो प्रणाली विश्लेषण से प्राप्त तथ्य होते हैं उन्हीं के आधार पर डिज़ाइन की जाती है, सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। और प्रणाली का विश्लेषण इसका प्रारंभिक बिंदु है। तो अभिकल्पन प्रणाली विश्लेषण और प्रणाली के संपूर्ण क्रियाकलापों का अंतिम बिंदु है। अत्यधिक उपयोग एवं प्रभावी विकल्प के रूप में नई प्रणाली के विश्लेषण के रूप में मूल्यांकन प्रतिवेदन हमारे सामने आता है। उस प्रतिवेदन में वर्तमान के गुणों एवं कमियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं, साथ साथ परिवर्तनों के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए होते हैं। इन सब आधार पर नई प्रणाली का अभिकल्पन विकसित किया जाता है। यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि विश्लेषण के समय एकत्रित डेटा का उपयोग अभिकल्पन में किया जाता है। जो कुछ भी तथ्य प्रणाली विश्लेषण में क्रम में निर्धारित किए जाते हैं उनका अभिकल्पन में प्रयोग कर वैधता की जांच की जाती है। ये है प्रणाली अभिकल्पन, सिस्टम डिजाइन है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा किताब से आप लोग। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा सिस्टम डिजाइन क्या है। आगे हम लोग आ गए हैं तीसरी इकाई पर, परीक्षण और मूल्यांकन। इसमें आइए देखते हैं परीक्षण और मूल्यांकन क्या है भाई। परीक्षण और मूल्यांकन तकनीकी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परीक्षण तकनीकी का नियोजन प्रक्रिया से गहरा संबंध है। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया से गहरा संबंध है। किसी नियोजन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है। इसे नियंत्रण प्रणाली द्वारा पुनः प्रभावी बनाया जाता है। ग्रंथालय प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले विचार विमर्श, नियोजन, समझ रहे हैं ना। नियोजन से मतलब क्या हो गया, नियोजन यानी कि योजना, योजना बनाना, नियोजन, नियोजित करना, योजना बनाना, तैयार करना, किसी चीज को नियोजित करना। ठीक है, योजना बनाना, नियोजन, योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने के लिए विचार विमर्श कर समुचित योजना बनाना तथा उसी के अनुसार कार्य करने में सफलता संभावना बढ़ जाती है। उस हिसाब से कार्य करने पर किसी भी अन्य संस्था की तरह ग्रंथालयों में भी कार्यों की पूरी योजना बना करके कार्य करना अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। बिना नियोजन के कार्य करने से अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, लेकिन नियोजन के साथ आवश्यक है कि उस प्रक्रिया पर निगाह रखी जाए। नियोजन के अंतर्गत निर्धारित नीतियों के अंतर्गत कार्य संपन्न हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये सब है आपका नियोजन यानी कि योजना बनाना। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए संक्रियात्मक अनुसंधान है। संक्रियात्मक इस प्रकार का शोध विकास यहाँ पर दिया गया 1939-95 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिक कार्यों में निर्णय के लिए सहायतार्थ हुआ था। ये संक्रियात्मक अनुसंधान है। युद्ध की समाप्ति के बाद इस शोध प्रक्रिया का उपयोग प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक उत्पादन के प्रबंधन में इसका विशेष रूप से उपयोग हुआ। ऑपरेशन रिसर्च के निर्णय कार्य वैज्ञानिक अभिगम का शोभा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संक्रियात्मक अनुसंधान संचालन संबंधी कार्यों पर शोध सम्मिलित है। इस तरह प्रचालन शोध का उपयोग किसी संगठन में संचालन संबंधी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संक्रियात्मक अनुसंधान। अब हम लोग प्रबंध सूचना प्रणाली, ये थोड़ा सा दिख तो नहीं रहा है सही से, प्रबंध सूचना प्रणाली, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पिछले दशकों में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में संगठनात्मक ढांचा गुरुतर एवं मिश्रित हो गया। सूचना विस्फोट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कठिन होता जा रहा है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र इस समस्या में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करने, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन से जुड़े लोग अनुभव कर रहे हैं कि संगठनात्मक स्रोत एवं रूप में यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस प्रकार से मैनेज करें, उसी पे है। इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये।
और यहाँ पर देखिए MIS, वही मैं उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। MIS का मतलब समझ रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर किसी सूचना प्रणाली में निम्न तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला प्रबंधन, सूचना और प्रणाली, 3 है। प्रबंधन, सूचना, प्रणाली। इस MIS की आवश्यकता क्या है भाई? MIS की आवश्यकता क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी सूचना प्रणाली में कर्मचारी, उपकरण, समन्वय एवं उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। लेकिन सूचनाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि प्रबंधक को प्रत्येक पक्ष के कार्य के संबंध में सूचना वांछित होती है। एक निर्णयकर्ता के रूप में प्रबंधन को स्वयं ही सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ता है। उसे सूचनाओं को एकत्रित करने, संशोधित करने, पुनर्प्राप्त करने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है। वह निर्णय लेने के लिए वांछित सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सके। आज के प्रबंधन को अपनी सूची आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए। ठीक है। तो MIS के उद्देश्य क्या है भाई? यहाँ पर देखिए MIS के उद्देश्य यहाँ बताए गए हैं। तो उत्तरदायी महत्वपूर्ण प्रबंधक को लिखित विवरणों के निर्देश देने की क्रियाशील बनाने में साधन होता है। और ये विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह प्रकृति में चयनात्मक एवं उपयुक्त है। इसमें निर्णयकर्ता द्वारा विचारार्थ किसी विशिष्ट समस्या पर जोर दिया जाता है। ठीक है। यह इस ढंग से समन्वित किया जाता है कि इस संगठन के कार्य करने वाले तत्व अथवा विभाग विभिन्न स्तरों के प्रबंधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी एक इकाई अथवा तत्व से संबंधित निर्णय का प्रभाव संगठन पर समग्र रूप से पड़ता है। यह प्रत्येक प्रबंधक की संगठन में उसकी संगठनात्मक स्थिति, उत्तरदायित्व एवं निर्णय लेने के अधिकार पर आधिकारिक सूचना आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्रबंधकीय योजना एवं नियंत्रण को समय पर संगठन के अनुसार वांछित सूचना के प्रकार में अंतर करना चाहिए। इसे संगठन के ढांचे में पाली में कार्य के परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, देखिए आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पर जो है ना, जो सेंटेंस में जो है कि वर्ड थोड़ा सा अटपटे से लगेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग थोड़ा कर दिया गया है कि सही से सेंटेंस आपको बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और कुछ आपको थोड़ा सा वर्ड कुछ कठिन लगेंगे क्योंकि ये मैनेजमेंट के वर्ड हैं, तो थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं। और यहाँ पर विकास की प्रक्रिया दे दी गई है। प्रबंध सूचना प्रणाली प्रक्रिया में अनेक चरण सम्मिलित होते हैं, जैसे सूचना एकत्रीकरण, प्रक्रिया एवं निर्माण। कार्य के लिए उसका विश्लेषण। देखिए मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से आप पढ़िए तो, लेकिन पढ़ने के साथ इसको आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। मानव संसाधन विकास है। अब मानव संसाधन विकास, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मानव संसाधन विकास आप खुद अपने आप में समझ सकते हैं कि मानव संसाधन है क्या चीज़। ठीक है। तो मानव संसाधन क्या है? कर्मचारी अथवा मानव संसाधन किसी संगठन या संस्था का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। कर्मचारी के अर्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों से होता है। कर्मचारी का अर्थ है कार्य करने वाले व्यक्ति। ठीक है। किसी ग्रंथालय में कर्मचारियों का व्यवस्थापन करना ही कर्मचारी प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। किसी भी प्रबंधन का सबसे उपयोगी पक्ष उसका कर्मचारी होता है। संगठन के उद्देश्य के प्रति कर्मचारी का समर्पण प्राप्त करना ही सफलता का द्योतक है। ये आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों का जो है कि व्यवस्था करना ही ये जो है कि आपका प्रबंधन कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे चलते हैं हम लोग और देखते हैं मानव संसाधन विकास क्या है। मानव संसाधन विकास, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास कर्मचारी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक पक्ष है। मानव संसाधन विकास का तात्पर्य कर्मचारियों के सहयोग से ऐसी प्रक्रिया से है जो उपक्रम या संगठन का कर्मचारी अधिकतम योग्यता एवं क्षमता प्राप्त करता है। मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन नियोजन, दो यहाँ पर आ गए ना, मुख्य पक्ष, दो पक्ष आ गए। पहला मानव संसाधन विकास और दूसरा मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन का ठीक प्रकार से नियोजन, यानी कि उसको ठीक प्रकार से यहाँ पर नियोजित करना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मानव संसाधन पढ़ लीजिएगा। कार्मिक नियोजन देखिए, कार्मिक नियोजन कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यंत ही व्यापक महत्वपूर्ण है। कार्मिक नियोजन कर्मचारियों का संगठन के लिए उचित समायोजन एवं नियोजन ही कार्मिक नियोजन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्मिक नियोजन क्या कहा गया कि कर्मचारियों के संगठन के हित के लिए उचित समायोजन एवं नियोजन ही क्या है? कार्मिक नियोजन है। कार्मिक नियोजन है कर्मचारियों, कार्मिक नियोजन यानी कि कर्मचारियों के नियोजन के लिए, संगठन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। मानव संसाधन अथवा कर्मचारी किसी भी संगठन संस्था की सफलता या असफलता के लिए उसके कर्मचारियों की योग्यता, निष्ठा, कर्मनिष्ठा
ये सब निर्भर करता है सब कुछ कर्मचारियों के ऊपर, ठीक है। किसी भी संस्था या किसी भी संगठन या किसी भी कंपनी की सफलता और असफलता उसके कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्मिक नियोजन है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर कार्मिक नियोजन को ध्यान से देखिएगा। कार्मिक नियोजन का तात्पर्य कर्मचारियों अथवा मानव संसाधन का संगठन के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु उचित व्यवस्थापन से है, ठीक है। कार्मिक नियोजन का तात्पर्य क्या है, कर्मचारियों अथवा मानव संसाधनों का संगठन के उद्देश्य, थोड़ा सा वाक्य अटपटा सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आप भी अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा अपने अपने वाक्य में, अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास कीजिएगा, वो बड़ा अच्छा रहेगा और वो आप समझ करके उस हिसाब से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन का नियोजन होता है, ठीक है। मानव संसाधन का नियोजन, मानव संसाधन को मानव संसाधन क्या है भाई, तो वो जो है कर्मचारियों का समूह हो गया एक तरह से मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन यानी कि ऐसा कर्मचारियों का समूह जिसके द्वारा हम कोई कार्य कराते हैं। यह प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त मानव संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायता करती है। इसमें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली कार्मिक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। क्या मानव संसाधनों की संख्या घटेगी, क्या बढ़ेगी, संख्या यथावत रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको कार्मिक नियोजन में पढ़ने को मिलता है। कार्मिक नियोजन प्रक्रिया, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, कार्मिक नियोजन प्रक्रिया में अनेक तत्व सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं तत्व देख लीजिए। पहला है मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन, मानव संसाधनों में भर्ती एवं चयन, पदस्थापन, कार्मिक विकास और निष्पादन का समग्र मूल्यांकन। मेरी बात समझ रहे हैं ना। मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करना कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी किसी संगठन या किसी संस्था या किसी ग्रंथालय में कार्य को संपन्न कराने के लिए। मानव संसाधनों का भर्ती एवं चयन, किस प्रकार से हम भर्ती लेंगे, क्या इंटरव्यू लेंगे, क्या रिटर्न लेंगे, भर्ती किस प्रकार से करेंगे, चयन किस आधार पे होगा, पद स्थान, कौन सा पद स्थान उनको हम लोग देंगे, कहाँ पर रखेंगे, किस किस आधार पे उनको पद स्थान दिया जाएगा, कार्मिक विकास किस प्रकार से निर्धारित होंगे और निष्पादन एवं मूल्यांकन, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लेंगे। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र में कार्मिक, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा सहभागी प्रबंधन एवं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है। सहभागी प्रबंधन एवं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यहाँ पर है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर। भागीदारी अथवा सहभागी प्रबंधन, ये पूछा जा सकता है 100%, जिसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रबंधन जिसमें संगठन के प्रत्येक गतिविधि के कर्मचारियों की भागीदारी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रबंधन जिसमें संगठन के प्रत्येक गतिविधि में कर्मचारी भागीदारी करते हैं, भागीदारी प्रबंधन कहलाता है। बहुत सिंपल है, कोई भी प्रबंधन है, ठीक है, कोई भी प्रबंधन किसी भी संस्था कंपनी का, इसको आप किसी भी कंपनी किसी भी संस्था से लेकर के चलिएगा कि उसमें अच्छा कार्य किस प्रकार से होता है, वहाँ पे गलतियाँ कहाँ होती हैं। अगर किसी कंपनी या संस्था के विषय में आप सभी लोग जानते हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। भागीदारी प्रबंधन एक आधुनिक प्रबंधन विचार है जिसका विकास जापान में हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन की तरह भागीदारी प्रबंधन पर विचार काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। भागीदारी प्रबंधन संगठन में मानवीय पक्ष पर विशेष जोर देता है। इस प्रकार के प्रबंधन में संगठन के कर्मचारी चाहे वे किसी भी पद पर हो, संगठन में गुणवत्ता के निर्धारण में अपना योगदान करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। चाहे वो सबसे निम्न पद पर कोई कर्मचारी हो, सबसे उच्च पद पर या मध्य वाले, ठीक है। ध्यान दिए होंगे आप, एक जगह बताया गया था क्या, जो सबसे उच्च पद के कर्मचारी और मध्यम पद और निम्न पद के कर्मचारी। तो यहाँ पर भागीदारी में क्या हो जाता है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम किसी भी कंपनी या संस्था की गुणवत्ता को यहाँ पर माप सकते हैं। गुणवत्ता के विषय में हम ठीक प्रकार से यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, भागीदारी प्रबंधन को सहभागिता द्वारा प्रबंधन, लोकतंत्र प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और इस प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं कि ऐसा विश्वास है कि संगठन का कर्मचारी के साथ साथ एक मनुष्य है और न्याय में विश्वास रखता है। प्रबंधन के रूप में व्यक्ति देने वाला अधिक, लेने वाला कम होता है और गुणवत्ता इसका मुख्य आधार होता है, ठीक है। और गुणवत्ता के विभिन्न पक्ष यहाँ पर दे दिए गए हैं, उपयोगिता, टिकाऊपन, विश्वसनीयता, आवरण, सेवा गति, ये सारी चीज़ें हैं। संपूर्ण गुणवत्ता के तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। संपूर्ण गुणवत्ता के तत्व यहाँ पर दे दिए गए हैं, कौन कौन से, प्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, प्रबंधन और लोग, ये संपूर्ण गुणवत्ता के तत्व हैं, ठीक है। समग्र गुणवत्ता, प्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, प्रबंधन, लोग, यही है। प्रणालियाँ ये हैं, प्रक्रियाएं यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया क्षमता, प्रक्रिया नियंत्रण, संपूर्ण उत्पादन अनुरक्षण, प्रबंधन विधि, समस्या समाधान, समूह भावना, लोग, गुणवत्ता वृद्धि सुझाव, प्रबंधन में भागीदारी। प्रबंधन में भागीदारी
एक देखिए सिंपल सिंपल से वाक्य में समझ सकते हैं प्रबंधन में भागीदारी का क्या मतलब है कि एक कोई भी संस्था या कोई भी संगठन है जिसमें ए टू जेड सभी कर्मचारियों का सहयोग ही प्रबंधन में भागीदारी है, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हमें विदित हो चुका। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का मुख्य आधार सहभागी प्रबंधन है। सहभागी प्रबंधन आप समझ गए हैं कि सभी कर्मचारियों का सहयोग होना चाहिए। तो प्रबंधन में सभी वर्ग के कर्मचारियों की भागीदारी उत्पादों सेवाओं गुणवत्ता विकास लागत में कमी प्राप्त की जाती है। तो ग्रंथालय एवं सूचना अपने प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता मानकों को अपनाकर अपनी सेवाओं को अधिक गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की उपयोगिता में आप समझ गए होंगे कि किसी भी ग्रंथालय पुस्तकालय में भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रंथालय या पुस्तकालय की प्रक्रिया को हम क्या सरल बना सकते हैं और अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन का अध्ययन, गुणवत्ता सुधार मूल्यांकन का अध्ययन। अच्छा भाई, ये हो गया। साथ में हम लोग देख लेते हैं सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन। जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो 1 घंटा का होने वाला है। कुछ ही देर में 10-15 मिनट बचे हैं, 1 घंटा का ये वीडियो हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत ये होगी कि आप लोग ये सोचेंगे ना कि जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको भगा-भगा के, स्किप कर के देखेंगे। इससे उनका कुछ न कुछ छूट जाता है। इसीलिए हम खुद चाहते हैं, आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, खुद मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो हो, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको देख सकें। 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो चलेगा, लेकिन 1 घंटा का वीडियो नहीं चलेगा। लेकिन आज क्या करूँ, आज थोड़ा-सा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पेपर कम से कम MLIS जो 101 था उसमें तो मैं पूरा नहीं करा पाया। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी बच्चे थोड़े बहुत जो हमारे जुड़े हुए हैं MLIS के, MLIS 102 को वो अच्छे से थोड़ा-सा देख लें और इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा-सा उनको जो है कि रिवाइज़ हो जाएगा एक तरीके से। यही मैं चाह रहा हूँ बस कि ये पूरा कर लूँ, तो इसीलिए। और पेपर इसका है, इसका पेपर 27 जनवरी 2024 को है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि MLIS 102 का पेपर है 27 जनवरी 2024 को, यानी कि कल इसका पेपर है। और आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा-सा इसको देख के अपना रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है? तो इसी वजह से ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 7वां आपका आ गया सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन। विपणन युक्तियाँ यहाँ पर हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था पहले कि जिन लोगों ने बीकॉम किया होगा उनके लिए बहुत ही सिंपल लगेगा ये, या जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा उनके लिए भी बहुत सुंदर ये लगेगा। डेटा, सूचना सूचित करना, ज्ञान विश्लेषण करना। सूचना एक विपणन वस्तु है। आज की अच्छा भाई, सूचना क्या है? सूचना विचार। सूचना को विपणनीय वस्तु अथवा उत्पाद के रूप में विचार करने से पूर्व इसके सामान्य अर्थ को समझना होगा। यद्यपि सूचना को परिभाषित करने के लिए अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो सब में समान रूप से पाई जाती हैं। समान, देखिए थोड़ा-सा ये वाक्य अच्छा लग रहा है। सामान्य अर्थ में वर्गीकृत एवं विश्लेषित डाटा जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है, सूचना कहलाती है। जब डेटा के विभिन्न समूहों में संबंध स्थापित हो जाता है तो वह सूचना बन जाती है। हम कह सकते हैं कि डेटा के साथ अर्थ संयुक्त कर देने से यह सूचना हो जाता है। बहुधा डेटा, सूचना, ज्ञान एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटा, सूचना, ध्यान से देखिए, ज्ञान, यहाँ पर विश्लेषण और संगठन, उसके बाद सूचित कर दिया गया, सूचना हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूचना एक विपणन वस्तु है। आज के युग में सूचना एक महत्वपूर्ण और सरल लक्ष्य परिलक्षित करती है। सूचना का बहुत ही बड़ा महत्व है भाई। ठीक है, यह अविभाज्य है, असीमित है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है और समय तत्व है। सूचना का उत्पादन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सूचना का उत्पादन, सूचनाओं के विपणन एवं इसका उत्पादन, इसकी मांग। महत्वपूर्ण उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन होता है जिसकी मांग की जाती है। जिसकी मांग की जाती है उन्हीं का उत्पादन एवं विपणन होता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है, सूचना की मांग एवं पूर्ति। यहाँ पर देखिए, किसी बाजार में मांग एवं पूर्ति का महत्व स्थान होता है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। मांग की आवश्यकता, मांग एवं आवश्यकता एक दूसरे से मिलती जुलती है, परंतु फिर भी उनमें थोड़ा सा अंतर है। मांग आवश्यकता अनुसार प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं और आवश्यकताओं में 3 बातें होती है: किसी वस्तु की इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन और साधन में व्यय करने की तत्परता। तो ये हो गया सूचना और मांग में हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे सूचना का वितरण एवं विपणन। देखिए, सूचना का विपणन, सूचना वितरण सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सूचना के वितरण में 2 अंतर्निहित पक्ष होते हैं जो सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। दूसरे जो हैं सूचना के उपयोगकर्ता जिनकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। सूचना विस्फोट
के इस युग में उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट आवश्यकता अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित माध्यमों की आवश्यकता होती है। परंपरा से ग्रंथालय सूचना उपलब्ध कराने वाले माध्यम अथवा मध्यस्थ के रूप में जाने वाले प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अन्य सूचना केंद्रों की स्थापना हुई। प्रलेखन एवं सूचना केंद्र, सूचना विश्लेषण केंद्र, निर्देशन केंद्र और सूचना का विपणन क्या है भाई, यहाँ पर देखिए सूचना का विपणन। तो प्रश्न के अनुसार विपणन का अर्थ होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, लेन देन, ठीक है। तो सामान्यतः यहाँ पर उत्पाद के विक्रय को विपणन के साथ संयुक्त कर दिया जाता है। विपणन क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान फिलिप कोटलर ने विनिमय का विपणन केंद्रीय पक्ष माना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सूचना का विपणन, उत्पाद सेवाएं विक्रय, आवश्यकता की मांग, विज्ञापन, भौतिक विपणन, बाजार बाजार में उपभोक्ता समूह और उपभोक्ता गुणवत्ता, ठीक है, कीमत। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सूचना का क्या कर रहे हैं, विपणन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सूचना का बाजार है जो भी है, ठीक है। भारतीय परिदृश्य में यहाँ पर देखिए दिखा गया वर्तमान उत्पन्न सेवाएं जो है साहित्य खोज, प्रलेख एवं आपूर्ति, अनुवाद, प्रतिलिपिकरण सेवा, मुद्रण, भारतीय, ये देखिए ये ग्रंथालय विज्ञान के आधार पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग आ गए हैं अब सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का निर्धारण करना। सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का निर्धारण करना, यहाँ पर देखिए परंपरागत धारणा के अनुसार सूचना उत्पाद एवं सेवाएं सामाजिक वस्तुएं जिनको मुफ्त में लोगों के पास उपलब्ध कराया जाता है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र लाभ न अर्जित करने वाले सामाजिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। इनके कार्य सामाजिक सेवा के लिए सब कुछ है। आधुनिक युग में जब ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के बजट सीमित होते जा रहे हैं, यहाँ पर पाठ्य सामग्री की कीमतों अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। मूल्य के निर्धारण एवं और तकनीकियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्ति शक्ति, संतुलन मूल्य, ठीक है। यहाँ पर संतुलन मूल्य है, वस्तु विशेष का मूल्य उस बिंदु पर निश्चित होता है जहाँ पर उसकी मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। इस मूल्य को संतुलन मूल्य ही कहा जाता है। संतुलन मूल्य होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। मांग शक्ति, डिमांड फोर्स क्या है, मांग शक्ति क्या है, तो किसी वस्तु की मांग क्रेता एवं उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। वस्तु या सेवा की उपयोगिता होने के कारण एक क्रेता उसकी मांग करता है, ठीक है। जब किसी वस्तु की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तभी तो हम उसकी मांग करेंगे भाई। हमको चावल की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, हम चावल की मांग करेंगे। बासमती राइस की आवश्यकता है तो हम बासमती राइस मांग करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता के अनुसार ही हम उसकी मांग करते हैं। तो एक क्रेता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है, ठीक है। और पूर्ति शक्ति क्या होती है भाई, पूर्ति शक्ति तो किसी वस्तु की पूर्ति उत्पाद को विक्रेताओं द्वारा की जाती है। चूँकि सूचना उत्पाद के उत्पादन में कुछ ना कुछ लागत आती है, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सूचना उत्पाद हो, चाहे किसी भी माल का या किसी भी कंपनी में कोई भी माल तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ लागत तो आती ही है। बिना लागत का तो कोई चीज़ तैयार होगा नहीं। तो उस हिसाब से ये होता है, सप्लाई फोर्स है आपका। लागत एवं विश्लेषण यहाँ पर देख लेंगे। सूचना उत्पाद एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण नीति। प्राय दो प्रकार के संगठन अस्तित्व में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जो अपने उत्पादों की अधिकतम लाभ अर्जित करते हैं और दूसरे जो लाभ अर्जित नहीं करते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र लाभ न अर्जित करने वाले संगठन है, अर्थात सामाजिक संगठन की श्रेणी में आते हैं। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर दो प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, और एक कोई प्रॉफिट नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रकार का हमारे ये ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र है जो बिल्कुल भी प्रॉफिट की आशा नहीं करता है। सारकरण सेवाएं, वांग्मय सेवाएं, अद्यतन, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। बिब्लियोग्राफी, सारकरण सेवाएं, प्रकाशन, अनुवाद सेवाएं, विशेष सलाह सेवाएं, प्रकाशन, ये सब में कोई ये चार्ज नहीं लेता है। शुल्क के लिए उपयुक्त सेवाएं, शुल्क के लिए यहाँ पर सेवाएं दी गई जिनका आप ग्रंथालय में सूचना केंद्र यहाँ पर देखिए, सभी सेवाओं के लिए शुल्क लगाना उचित नहीं प्रतीत होता है। उपयोगकर्ता शुल्क के लाभों पर विचार के पश्चात शुल्क के लिए उपयुक्त सेवाओं का परीक्षण आवश्यक हो जाता है। ऐसी सेवाएं जिनका उपयोग कुछ विशेष लोगों द्वारा किया जाता है उसके लिए शुल्क लगाया जा सकता है। या ऐसी सेवा जिनका खर्च ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र के लिए भारी पड़ रहा हो, जैसे ऑनलाइन खोज सेवा, ठीक है, इंटरनेट का चार्ज हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए है। विपणन युक्तियाँ क्या है भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पर देखिए विपणन युक्तियाँ, मैंने बार बार कहा कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या बीकॉम किया है, एमबीए किया है, तो उन छात्रों के लिए ये शब्द थोड़ा सा सुने सुने होंगे, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना होगा कभी, उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार पढ़िएगा, पढ़ के इसको मैं यही कहूँगा ना कि आप बुक की लैंग्वेज मत लिखिएगा, आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। विपणन प्रबंधन की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं एवं उन्हें वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ये है विपणन। इस प्रकार के संपन्न करने में अनेक कार्य करने पड़ते हैं।
विज्ञापन, बाजार विश्लेषण, आपूर्ति आदि, ठीक है ना। बाजार का विश्लेषण करना, उपयोगकर्ता का विश्लेषण करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा ये सारा विश्लेषण करना पड़ता है बाजार में, तब जाके कोई भी चीज़ बिकती है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं काफ़ी। विपणन कार्यक्रम का मूल्यांकन यहाँ पर आ गया, ठीक है। सूचना उत्पादों एवं सेवाओं को विपणन का विचार नया है, अतः इसे कर्मचारी द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। विपणन परीक्षण, मार्केटिंग ऑडिटिंग, मार्केटिंग प्रोग्राम सब MBA से है ये रिलेटेड, ठीक है ना। विपणन परीक्षण ऑडिट कैसे किया जाता है, तो किसी विपणन योजना में सभी उपयोगी पक्षों को जो है सम्मिलित करना आवश्यक होता है। विपणन परीक्षण इस अर्थ में जो है कि विपणन योजना के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, कोई तत्व छूटा नहीं है, ये सारी जानकारियाँ इसमें हो जाती हैं आप लोगों को। और वित्तीय प्रबंधन, बजट लेखाकरण और लेखा परीक्षण हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसमें बजट की बात होने वाली है भाई। तो आइए देख लेते हैं ग्रंथालय की आय के स्रोत। ये देखिए ग्रंथालय की आय के स्रोत यहाँ पर दिए गए। ग्रंथालय में सूचना केंद्र को अपनी गतिविधियों, योजनाओं को, सेवाओं को संचालित करने के लिए सतत वित्त की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय के भवन निर्माण, प्रलेखों, क्रय, कार्मिकों वेतन, बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था, धन की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा भाई देख लेते हैं शैक्षणिक ग्रंथालय, विशेष ग्रंथालय और सार्वजनिक ग्रंथालय। शैक्षणिक ग्रंथालय, विश्वविद्यालय, स्कूल बजट, यहाँ पर आप देखें शारीरिक अनुदान, शासकीय अनुदान, ग्रंथालय दंड यहाँ पर देख रहे हैं, उनके पितृ संगठन से प्राप्त धन परियोजनाओं के लिए आवंटित, और यहाँ पर पुस्तकालय कर लगा करके शासकीय अनुदान, निधि एवं दान, अन्य स्रोत यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। बजट एवं इसके प्रकार, ध्यान दीजिएगा। आगामी वर्ष की आय एवं व्यय की वित्तीय योजना का विवरण ही बजट है। आगामी वर्ष की आय एवं व्यय की वित्तीय योजना का विवरण ही बजट है। चूंकि किसी ग्रंथालय की आय एवं व्यय संबंधी कार्य सामान्य कार्य नहीं है, इसके लिए पहले से आगामी वर्ष की आय एवं व्यय की योजना का अनुमान लगाना पड़ता है। आय एवं व्यय के इस वार्षिक अनुमान को ही हम ग्रंथालय बजट कहते हैं। ग्रंथालय बजट पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इसको। आय व्यय एक निश्चित समय के लिए ग्रंथालय की अनुमानित आय एवं व्यय का वित्तीय लेखा होता है। बजट की विशेषताएं क्या होती है कि ये लक्ष्यात्मक होता है, समय पर निश्चित अवधि, विभाजित आधार, तथ्यों पर आधारित, पिछले वर्ष के बजट पर आधारित, आय के सुदृढ़ साधन, व्यय से संबंधित सूचीकरण, ग्रंथालय में सेवाओं का सकारात्मक प्रभाव। यहाँ पर बजट के प्रकार बताए गए हैं। फार्मूला बजट हो गया, लाइन बजट हो गया, यूनिट कास्ट, लंप सम बजट, ये सब बजट है यहाँ पर आपको दिखाए गए होंगे। ये देखिए सबसे पहले लाइन बजट क्या है, यह सबसे सामान्य प्रकार का बजट होता है। इसके तहत जो है बजट में व्यय के मदों को विस्तृत भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे वेतन, पुस्तकें, सामयिकी, उपकरण और जल्दबंदी, ये सब सारी चीज़ें। फार्मूला बजट एक प्रकार का बजट फार्मूला बजट है। इस प्रकार के बजट में संसाधनों का बंटवारा दो या दो से अधिक विशेषताओं के बीच जो है ज्ञात स्वीकृत किए गए संसाधनों पर ये आधारित होता है। लंप सम बजट इनको एक अनुमान के तौर पर मान लिया जाता है। और प्रोग्राम बजट तो ये जो है कि मुख्य केंद्र क्रियाकलाप होते हैं। धनराशि इसमें जो है कि प्रोग्राम या ग्रंथालय सेवाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग बजट, इसमें जो है एक वर्ष के लिए ग्रंथालय के अनुमानित आय व्यय के विवरण को प्रस्तुत किया जाता है, ये ऑपरेटिंग बजट होता है। कैपिटल बजट इसमें अनावर्ती प्रकार का होता है, अलग अलग आइटम का स्थान नहीं होता है इसमें। भवन, फर्नीचर और उपकरण जैसे संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है इसमें, ठीक है। बैलेंस शीट हो गया लास्ट में आपका, ये एक ऐसा बजट होता है जिसमें सूचना रहती है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित तथ्य के माध्यम से। यहाँ पर अप्रत्यक्ष लागत, यहाँ पर देखिए लागत है, लागत कई ढंग से निश्चित लागत हो गया, परिवर्तनीय लागत, प्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा एवं प्रक्रिया में थोड़े परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है। ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा अथवा अल्प परिवर्तनों से बदल जाती है उसको सामयिक या परिवर्तनीय लागत कहते हैं। प्रत्यक्ष लागत क्या है? प्रत्यक्ष लागत ग्रंथालय के क्रियाकलापों से जुड़े प्रत्येक श्रेणी के कार्मिकों से जुड़ी लागत प्रत्यक्ष लागत है। ऑपरेशन से जुड़ी लागत जो सेवा लागत में परिवर्तित हो जाती है अप्रत्यक्ष लागत कहलाती है। ग्रंथालय व्यय क्या है? बजट बनाने में लागत विश्लेषण अनुमानित खर्च पर आधारित हो सकता है। इसे दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है, मूल व्यय एवं व्यय आवर्ती अध्ययन। और इसमें मूल व्यय और आवर्ती व्यय दो प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। वित्तीय आकलन विधियां यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अनुपात विधि है, विस्तार विधि है। ध्यान से देखिए, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा मेथड है, यहाँ पर कैपिटा
यहाँ पर ग्रंथालय सूचना केंद्र आवर्ती व्यय में आकलन की एक महत्वपूर्ण पद्धति प्रति व्यक्ति पद्धति है। इस पद्धति में प्रति पाठक पर निश्चित धनराशि व्यय करने का प्रभाव किया जाता है, जिसमें व्यय की जाने वाली निश्चित धनराशि का निर्धारण लागत लेखा विधि से किया जाता है। निर्धारण लागत लेखा विधि से किया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति छात्र पर कितना खर्च हो रहा है उसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बजट का औचित्य प्रतिपादन। लेखाकरण क्या है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिल गई है। अकाउंटिंग क्या है, तो लेखाकरण मैंने बार बार बोला ना, MBA और BCom के छात्र, MCom के छात्र यहाँ पर बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं। लेखाकरण वित्तीय प्रबंधन के मुख्य अवयवों में से एक है। उचित वित्तीय व्यवस्था एवं नियंत्रण में लेखाकरण आवश्यक है। ग्रंथालय की आय व्यय प्रवाह संबंधी विवरण को अभिलेखन में उचित ढंग से अंकित करना ही ग्रंथालय लेखाकरण कहलाता है। ग्रंथालय लेखाकरण, ठीक है, ये आपका ग्रंथालय लेखाकरण है। तो उसमें क्या है कि ग्रंथालय की आय व्यय प्रवाह संबंधी विवरण को अभिलेखों को उचित ढंग से अंकित करना क्या है, ग्रंथालय लेखाकरण है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, लेखाकरण के उद्देश्य हैं वित्तीय विवरणों का सही आकलन करना और व्यय की राशि की जांच एवं समीक्षा करना, भविष्य के बजट निर्माण में सहायक, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा भाई, वेतन पंजिका, लेखा परीक्षण, ये सब आप कर ही लेंगे। लेखा परीक्षण के प्रकार, एक पोस्ट ऑडिट हो गया, एक प्री ऑडिट हो गया। ठीक है, एक होता है पोस्ट ऑडिट और एक होता है प्री ऑडिट। अच्छा भाई, 9वां देख लेते हैं, लागत तकनीकी। लागत तकनीकी एवं लागत विश्लेषण, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से फार्मूले के आधार पर निकाला जाता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए लागत निकालना, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। लागत निकालना एक प्रक्रिया है जिसमें कोई संगठन किसी उत्पाद, कोई सेवा देने, किसी कार्य को संपन्न करने अथवा एक विभाग के संचालन में आने वाली लागत का आकलन करता है। लागत लेखाकरण का तात्पर्य संगठन को धन अथवा लागत के संदर्भ में मापना है। निवेश लागत प्लस प्रक्रिया लागत प्लस सेवा लागत, लाभ धन। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। लागत के कारक, लागत के प्रकार, यहाँ पर देखिए अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए, अवमूल्यन डिप्रिशिएशन, पूंजीगत सामग्री जैसे भवन हो गया, मशीनरी हो गया, ग्रंथालय संग्रह हो गया, परिवहन वाहन हो गया, आदि के मूल्य समय के अनुसार घटते रहते हैं। कोई भी चीज़ें, भवन है, एक बार बन गया तो क्या वो उसकी जो भवन में जो भी सामग्री लगी है तो उसकी जो है कि लाइफ बढ़ेगी नहीं ना, वो तो घटेगी ना, हमेशा घटती जाएगी। तो मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन की गणना कैसे की जाती है, तो एक है स्ट्रेट लाइन विधि है और दूसरा सम ऑफ ईयर्स विधि, सम ऑफ ईयर्स मेथड है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो प्रतिवर्ष अवमूल्यन इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस प्रतिस्थापन के समय निस्तारण मूल्य बटे उपयोगी जीवन के अनुमानित वर्ष। उपयोगी जीवन के अनुमानित वर्ष से क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया। पेज एवं 91 के अनुसार इस सूत्र को स्वीकार करते हैं। नारायण द्वारा जो प्रतिपादित दूसरी अर्थतः सम ऑफ ईयर्स विधि, विशिष्ट वर्ष में अवमूल्यन क्रय मूल्य माइनस निस्तारण मूल्य अपॉन 1 इंटू शेष उपयोगी वर्षों की संख्या बटे वर्षों का योग। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस निस्तारण मूल्य, ध्यान दीजिएगा, ये निकाल करके बताया गया इस सूत्र के माध्यम से। यहाँ पर 90,000 रुपये आया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा निम्न सूत्र में डी इजकल टू ए माइनस WHL, डी ये देखिए डी यानी कि वर्ष के कार्य दिवस, वार्षिक दिन, साप्ताहिक दिन, अवकाश और उपयोग के लिए छुट्टियों की संख्या। यहाँ पर देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा। प्रतिदिन या वेतन, प्रतिदिन की लागत, कुल वार्षिक वेतन बटे वर्ष भर के कार्य दिवस। लागत विधि, कॉस्टिंग मेथड यहाँ पर आ गया। तो लागत निकालने के लिए अलग अलग यहाँ पर देखिए लागत विधि है, आपको हम बता दें। यहाँ पर लागत विधि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लागत निकालने के लिए अलग अलग ग्रंथालय अलग अलग अधिगम अपनाते हैं। कुछ इकाइयाँ लागत निकालने के लिए कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत का आकलन करते हैं। हेज एवं बेकर के अनुसार यहाँ पर प्रक्रिया लागत है, कार्य लागत है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी लागत जिसमें विभिन्न विशिष्ट प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। कार्य लागत में विभिन्न सामग्रियों की लागत रहती है। प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अन्य श्रम लागत में प्रबंधन, खोजकर्ता, सहायक कर्मचारी, सुरक्षा, लागत विश्लेषण,
लागत विश्लेषण क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पूछा जा सकता है वित्तीय कठिनाइयों के वर्तमान युग के ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि कम से कम लागत पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके, अर्थात कम लागत में अधिक से अधिक पाठकों को संतुष्ट कर सकें। ठीक है ना, कम लागत में। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अपनी गतिविधियों एवं सेवाओं में जो है कि लागत संबंधी अध्ययन को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, लागत विश्लेषण के निम्न चरण है। यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया की पहचान एवं परिमाप। प्रक्रिया के अत्यंत छोटे अवयवों को विभाजन करना। प्रत्येक चरण के लिए वांछित संसाधन का निर्धारण। प्रक्रिया के लिए समय व मात्रा की पहचान एवं इसे लागत से संबंधित करना। लागत विश्लेषण एवं विकल्प। लागत विश्लेषण के विभिन्न अधिगम यहाँ पर लागत उपयोगिता, लागत विश्लेषण यहाँ पर लागत लाभ विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण विश्लेषण एक महत्वपूर्ण अधिगम है। यह आर्थिक आधार पर उनके लागत एवं लाभ के संदर्भ में विकल्प मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर ये लागत लाभ विश्लेषण आप लोग देख रहे हैं। लागत विश्लेषण की विधियाँ यहाँ पर है। कार्यचरण, निकासी, उत्पादन। लागत विश्लेषण किसी विशेष प्रकार की लागत संबंधी अध्ययनों का एक प्राथमिक उपकरण होता है और उस विशेष प्रक्रिया को लागत विश्लेषण के लिए अनेक मतलब ये अपनाई जाती है। थोड़ा सा वर्ड हमको भी पढ़ने में दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रंथालय में सूचना केंद्र में लागत विश्लेषण, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अन्य संस्थानों में संगठनों की तरह जो ग्रंथालय में सूचना केंद्र भी वित्तीय कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, अतः ये लागत को कम करते हुए उत्पादन और निकासी को बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रंथालय में सूचना केंद्र में लागत विश्लेषण का अनुप्रयोग अनिवार्य हो गया। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र प्रायः किसी संस्था अथवा संगठन के अंग के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ सेवा के लिए करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि इसका पुस्तकालय में किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। तो लागत विश्लेषण के प्रत्येक सेवा अथवा गतिविधि के खर्च की आकलन में सहायता मिलती है। लागत डेटा का उपयोग किसी प्रक्रिया या सेवा की दक्षता एवं से प्राप्त लाभों के आकलन के लिए किया जाता है और भविष्य के क्रियाकलापों निर्धारण के लिए संबंधित निर्णयों के सूचनाओं को किया जाता है। इससे कर्मचारी में दक्षता मूल्यांकन में सहायता मिलती है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को अपलोड करने का एक उद्देश्य है कि आप इसके शब्दों से परिचित हो सकें। ठीक है, इसमें मैं कोई अपने से नोट्स बना करके या मैं कोई बहुत ही अच्छी चीज़ या ऐसा कहा जाए कि ये कोई नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ, केवल आपकी जो पुस्तक है, आपकी पुस्तक है, उसी से मैंने कुछ 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 चित्र लिए हैं और जो चित्र लिए हैं वहाँ पर उन चित्रों को लेने का मेरा एक उद्देश्य था कि जिससे आप लोग जो है इस पुस्तक में कुछ शब्द आए हैं जिनको आप देखें, वीडियो के माध्यम से बार बार देखें। इससे क्या होगा कि आप उनको अच्छी तरह से अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। ठीक है, जो जो मेन टॉपिक था इसमें, जो जो मेन आया हुआ था यहाँ पर और जो भी परिभाषाएं थी उसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। और इसको जो है कि मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से अपनी पुस्तक से भी पढ़ लीजिएगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इसकी जो है वाक्यों का जो संकलन किया गया है थोड़ा सा सही नहीं प्रतीत हो रहा है। इसको आप पढ़िए, इसको फिर आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को, जिनका भी पेपर है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। सब लोग अच्छे से जाएं और अपना पेपर दें। और MLS 102 आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।